नमस्कार साथियों सभी को। दोस्तों हम लोग जो आज बात करेंगे भारतीय संविधान में जो वाद चल रहे थे वही पार्ट आपके कंटिन्यू है। आज का जो विषय रहेगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। दोस्तों एक वाद ऐसा है, संविधान लागू होने के 23 साल बाद ये वाद आया, लेकिन ये वाद संवैधानिक इतिहास में या न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। और आपको भारत की पॉलिटी समझनी है, भारत का संविधान समझना है, तो आप केशवानंद भारती के वाद को समझे बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए इस वाद को समझना बहुत जरूरी है और मैं बहुत आसानी से इसे समझाने का प्रयास करूंगा। यह भी आपके भूमि सुधार कानूनों से जुड़ा हुआ था। और केशवानंद भारती कौन थे? सबसे पहले इन्हें देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये कोई वकील नहीं थे। कौन थे? देखिए, आपके जो केरल पड़ता है, केरल राज्य, केरल राज्य में मठ है और एक मठ है, उसका नाम है एडनीर मठ। और इस मठ के जो मठाधीश हैं, उस समय के जो मठाधीश थे, उनका नाम था केशवानंद भारती। क्या नाम है दोस्तों? केशवानंद भारती। और इन्हें वहां केरल में शंकराचार्य के नाम से पुकारा जाता था। फिर सुनिए आप लोग कि केशवानंद भारती कोई वकील नहीं थे, कोई उद्योगपति नहीं थे। जैसे मंदिर होते हैं वैसे ही केरल में मठ है, और वहां का एडनीर मठ के स्वामी थे, यानी मठाधीश थे। कौन? केशवानंद स्वामी, यानी एक स्वामी थे। अब हम देखें कि ये वाद क्या है। देखो, केरल राज्य है, यहां एक वामपंथी सरकार थी। वामपंथी सरकार ने क्या किया? एक कानून बनाया और उस कानून में यह कहा कि चाहे मठ हो या मंदिर हो, इन पे भी जो भूमि सुधार कानून है, भूमि सुधार कानून लागू होंगे। यानी इनके पास भी यदि अधिक जमीन है, अधिक भूमि है, तो उस भूमि का सरकार क्या कर सकती है? अधिग्रहण कर सकता है, यानी उन्हें अधिग्रहित कर सकती है और भूमिहीन लोगों को बांट सकती है। यह कानून किसने बनाया? केरल सरकार ने। अब क्या हुआ? ये जो एडनीर मठ है, एडनीर मठ, इस मठ के पास में हजारों बीघा जमीन थी दोस्तों, हजारों बीघा जमीन थी। और इस मठ के स्वामी हैं, उनका नाम क्या है? स्वामी केशवानंद भारती। केशवानंद भारती। यानी केरल के भूमि सुधार कानूनों की चपेट में केरल के मठ भी आ गए। और एक मठ, एडनीर मठ, जिसके पास में हजारों बीघा जमीन थी, इनकी जमीन को भी छीन ली गई। केशवानंद भारती ने इसका विरोध किया और केशवानंद भारती ने जो केरल राज्य है, केरल राज्य, इसके हाई कोर्ट में इस कानून को क्या दी? चुनौती दी। ये जो कानून है, ये कानून अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का अधिकार है, इसका हनन है। अनुच्छेद 26 जो कि धार्मिक स्वतंत्रता और उससे संबंधित संपत्ति का रखरखाव करने में का मूल अधिकार है, उसका हनन है। यानी अनुच्छेद 31 का भी हनन है, संपत्ति के मूल अधिकार का। और अनुच्छेद जो 26 है, जो धार्मिक कार्य में संपत्ति रखने का अधिकार देता है, उसका हनन है। इन्होंने कहा कि आप लोग भूमि अधिग्रहण कीजिए, हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं तो एक मठाधीश हूं, आपने इस मठों और मंदिरों पर भी इसे लागू कर दिया। ये बात इन्होंने उठाई, हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन
यहां हार गए, यानी हाई कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, खारिज कर दिया। तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा नानी पालकीवाल। नानी पालकीवाल 1920 में इनका जन्म हुआ, 2002 में इनका निधन हुआ। मुंबई के रहने वाले थे और बहुत बड़े अर्थशास्त्री या आपके न्याय के जानकार थे या न्यायविद थे। मशहूर वकील हुआ करते थे, मशहूर वकील हुआ करते थे। दोस्तों फिर से मैं बात करूं, नानी पालकीवाल, नानी पालकीवाल जो कि हम प्रस्तावना में पढ़ेंगे, तो वहां नानी पालकीवाल कौन था उसकी चर्चा कर लूं मैं थोड़ी आपसे। मुंबई के रहने वाले थे, 1920 में इनका जन्म हुआ, 2002 में निधन हुआ। अर्थशास्त्री थे, न्यायविद थे और दुनिया के मशहूर वकील थे। इन्होंने संसद से लेकर न्यायपालिका तक बहुत से मामलों में वकालत की थी, बहुत बड़े आदमी थे। नानी पालकीवाला ने इन्हें कन्विंस किया कि आप ऐसे करो, जो अनुच्छेद 31 तो है हमारे पास में, जो कि संपत्ति का हमें मूल अधिकार देता है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया है जो पहला संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा संसद ने अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B जोड़ दिया। अनुच्छेद 31 से यही है कि लोकहित में लोगों की भूमि का सरकार अधिग्रहण कर सकती है, और 31B ऐसी भूमि को अधिग्रहण करने संबंधी जो कानून बना है उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये अनुच्छेद 31 में 2 अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे। तो इन्होंने हवाला दिया अनुच्छेद 26 का, क्या आप ऐसे करो, अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए, आपके धार्मिक कार्यों का हवाला देता हुआ, आपके धार्मिक संपत्ति का हवाला देता हुआ आप लोग कहां जाइए, सुप्रीम कोर्ट में। यानी नानी पालकीवाला ने इन्हें कन्विंस किया और फिर केशवानंद जी कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कौन पहुंचे, केशवानंद, ध्यान सुनना, केशवानंद भारती। किसके खिलाफ जा रहे हैं, खिलाफ मतलब बनाम। कहां हार गए थे, केरल राज्य में। भूमि सुधार कानून कौन बना रहा है, केरल राज्य। इनकी जमीन किसने हड़पी, मटकी, केरल राज्य ने। इसने बनाम क्या लगाएंगे, केरल राज्य। और कब गया, 1973 में। तो वाद का नाम क्या हो गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों यहां इतना समझ में आ गया कि केशवानंद भारती कौन थे। फिर से रिपीट कर दूं, आराम समझे, यहां से सवाल आता है मेरे भाइयों, और जो आरएस मेंस दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर से क्लियर कर दूं कि केशवानंद भारती स्वामी थे। केरल में जो मठ है, एडवीर मठ के मठाधीश थे। हजारों बीघा जमीन मठ के नाम थी। केरल सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें यह कहा कि चाहे मंदिर हो या मठ हो, अगर उनके पास भी अधिक जमीन है तो उनपे भी ये भूमि सुधार कानून लागू होंगे। उनकी जमीन को भी लोकहित में अधिग्रहण किया जा सकता है। मठ की जमीन अधिग्रहित कर ली, सरकार ने अपने अंडर में ले ली। केशवानंद भारती ने कहा कि हम तो मठाधीश हैं, मठों की भूमि पर यह कानून लागू कैसे हो गया। केरल राज्य के खिलाफ वहां के हाईकोर्ट में गए, हार गए। नानी पालकीवाला से संपर्क किया, सलाह ली, अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट में अपना वाद दायर करवाया। वाद का नाम क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। वाद समझ में आया। अब वाद में क्या होगा उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी आप एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट बारी बारी से लेते रहे आप लोग, ठीक है भाई। अरे मेरे दोस्तों समझ तो आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। और देखो मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग दोस्तों शेयर कीजिए, अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। अपने रायथान परिवार को बढ़ाइए। रायथान जो भी देगा प्रयास ये किया जाएगा कि जो भी पढ़ाया जाए उसे थोड़ा अच्छा पढ़ाया जाए, डीपली जाके पढ़ाया जाए,
ताकि आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या हुआ कि उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, पर नाम सुना होगा, सीकरी साहब। मुख्य न्यायाधीश सीकरी साहब ने एक संविधान पीठ का गठन किया। किसका? संविधान पीठ का। अब आपके साथ संविधान पीठ क्या होती है मैंने पहले बताया है। तब हमें संविधान के किसी अनुच्छेद की व्याख्या करनी है, उस पर पूरा विश्लेषण करना है, तो हाईकोर्ट कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बनाता है जो उस मामले की सुनवाई करेगी। उस बेंच को संविधान पीठ कहते हैं। और भारत के अब तक के संवैधानिक इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में सबसे बड़ी अगर संविधान पीठ का गठन हुआ है मित्रों, तो सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन इसी मामले में हुआ है। इसी मामले में देखिए क्या हुआ कि आपके जो संविधान पीठ है इसमें 13 न्यायाधीश, कितने? 13 न्यायाधीश, 13 न्यायाधीशों की यह संविधान पीठ थी, जो कि अब तक किसी न्यायालय, किसी मामले की सुनवाई करने के लिए गठित सबसे बड़ी पीठ है। दोस्तों हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, तब सर्वोच्च न्यायालय में 15-20 न्यायाधीश होते थे और उस समय एक ही मामले पर 13 न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं। 13, इसका मतलब बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इस समय एक द्वंद्व की स्थिति थी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, संसद और न्यायपालिका के बीच, उसको समाप्त करना था। यह अकेला केशवानंद भारती कोई भूमि सुधार कानून से जुड़ा हुआ नहीं है, इससे बहुत से मामले सामने आएंगे। समझ में आ गया? तो संविधान पीठ की गठन किया, 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी। मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? सीकरी साहब थे। क्या हुआ? 68 दिन तक, 68 दिन तक इस मामले की सुनवाई चली और अंत में जाके 703 पृष्ठों पर, 703 पृष्ठों पर इसका निर्णय आया। और निर्णय भी कैसे आया? कुल न्यायाधीश कितने थे मित्रों? 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, निर्णय आया 7-6 से। निर्णय 7-6, यानी 7 एक तरफ और 6 एक तरफ। समझ गए? 7 एक तरफ और 6 एक तरफ, यानी एक मत से यहां केशवानंद भारती इस वाद में हारेंगे। बताऊंगा अब क्या होगा। 7-6 से निर्णय आया और यह निर्णय आया दोस्तों, ध्यान रखना, ऐतिहासिक तिथि है, नाम है 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को ये क्या आया? निर्णय आया। और 24 अप्रैल 1973 को ऐतिहासिक तिथि मानी जाती है। मैंने पहले बताया था कि इसी दिन ये कहा गया था कि जो अनुसूची 9 मैंने पढ़ा है आपको, अनुसूची 9 में आज तक आपने जितने कानून जोड़ने थे जोड़ दिए। आज के बाद यदि आपने अनुसूची 9 में किसी कानून को जोड़ा और वे कानून विधि के अनुसार नहीं है या संविधान के अनुसार नहीं है, तो वे कानून को जीरो घोषित कर सकती है न्यायपालिका। बहुत ऐतिहासिक तिथि है। 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया, क्योंकि और देखिए जो सीकरी साहब है, सीकरी साहब का रिटायरमेंट भी यही था। सीकरी साहब का जो कार्यकाल यही पूर्ण हो रहा था, यानी 25 अप्रैल को, एक दिन पहले यह निर्णय सुनाया गया, शायद 25 अप्रैल को इनका कार्यकाल पूर्ण हुआ था। एक दिन पहले निर्णय आया और निर्णय क्या आया उसकी मैं चर्चा करूं। समझ में आ गया? यानी मैंने यहां संविधान पीठ की बात की है, मुख्य न्यायाधीश सीकरी साहब संविधान पीठ का गठन करेंगे, 13 न्यायाधीश होंगे। अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ी संविधान पीठ है। 68 दिन तक कार्रवाई चलेगी, 703 प्रश्नों पर निर्णय आएगा। 13 न्यायाधीशों में निर्णय जो आएगा वे 7-6 के अनुपात से आएगा। 7 पक्ष में है, 6 विपक्ष में है और केशवानंद भारती एक वोट से यहां हारेंगे निर्णय में। और 24 अप्रैल 1973 को निर्णय आया। अब बात यह है कि निर्णय क्या आया। दोस्तों ध्यान देना, निर्णय क्या आया सुनिए। नंबर 1,
अब आपको गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य मैंने पढ़ाया था वाद, उसमें एक बात कही गई थी, आपको ध्यान होगा। उसमें यह कहा गया था कि जो अनुच्छेद 368 है वे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, न कि संविधान संशोधन शक्ति का उल्लेख। ठीक उल्टा निर्णय दिया। क्या दिया देखिए, नंबर 1, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया व शक्ति दोनों का उल्लेख करता है। शक्ति दोनों का उल्लेख करता है कि प्रक्रिया क्या होगी और इसकी शक्ति किसके पास होगी, संसद के पास, उल्लेख करता है। यानी ठीक उल्टा निर्णय। समझ आ गया? पॉइंट नंबर 2। दूसरा कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन है, कौन सा? 24वां संविधान संशोधन सही है, एकदम सही है। दोस्तों 2 पॉइंट आए। सरकार बहुत खुश हुई कि बड़ा गजब का निर्णय दिया। शायद न्यायपालिका ने हथियार डाल दिए कि आपने 24वां संविधान संशोधन किया है। बताया मैंने 24वां संविधान संशोधन क्या है कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन अनुच्छेद 13(4) में जोड़ा गया कि ये विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन भी सही है, ये बात भी मान ली। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के साथ साथ शक्ति का भी उल्लेख करता है। गजब का फैसला लगा। लेकिन जैसे ही पॉइंट नंबर 3 आया, 3 में यह कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या कहा गया? जो बच्चों ने पिछले वाद नहीं देखे वे वाद देख ले भाई। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य तब तक नहीं देखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो बच्चे नए हैं उस वीडियो को यहीं रोकते पीछे जाए, आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे मूल अधिकार हो या प्रस्तावना हो, किसी भी भाग में। और दोस्तों यही तो पढ़ते हैं हम। प्रस्तावना में समझाऊंगा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें भी संशोधन कर सकती है। यही तो है ये। मजा आ गया सरकार को कि ठीक है, और क्या चाहिए हमें। ये भी हमें छूट दे दी कि आप कहीं भी संशोधन करो, छूट है आपको। समस्या पैदा हो गई दोस्तों। लेकिन यह कहा किंतु, और ये किंतु बहुत बड़ा है, ये किंतु बहुत बड़ा किंतु है। किंतु संविधान के मूलभूत या आधारभूत, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा में कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, यानी खत्म नहीं होगा। जैसे ही किंतु लगाया मेरे मित्रों कि संविधान में कहीं भी आप संशोधन कीजिए, लेकिन संविधान की जो मूलभूत ढांचा, यानी ऐसे प्रावधान जिनके बिना हम संविधान की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसे इतिहास में क्या कहते हैं हम लोग? आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, कि ये नष्ट नहीं होना चाहिए, ये प्रभावित नहीं होना चाहिए, बाकी मन चाहे वहां कीजिए। सरकार ने कहा कि ये मूलभूत, ध्यान देना, मूलभूत संरचना है, इसका तो कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है। बिल्कुल, संविधान में कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं है कि मूलभूत या आधारभूत संरचना क्या होगी। कोर्ट ने कहा, देखिए जरा कोर्ट ने क्या कहा, ये समझ लेना। इस शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, आपसे एक जनरल पूछ सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये हम तय करेंगे,
ये हम तय करेंगे। सरकार घबरा गई कि अब इस किंतु ने तो हमें भान दिया कि मूलभूत संरचना में कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर मूलभूत ढांचा प्रभावित हुआ तो हम उसकी सुनवाई करेंगे, और यदि वे मूलभूत संरचनाओं के खिलाफ है तो उसे हम लोग शून्य घोषित कर देंगे। सरकार ने कहा कि बताइए कौन कौन से मूलभूत संरचनाएं हैं। इन्होंने कहा कि ये हम तय कर लेंगे। कोर्ट ने कहा जैसे जैसे हमारे सामने आएगा हम खुद तय करेंगे, ये हमारा काम है कि मूलभूत संरचनाएं क्या है। मित्रों, द्वंद्व छिड़ गया। सरकार घबरा गई कि इस परंतु ने हमको भान दिया। अब थोड़ा बता दूं आपको कि मूलभूत संरचनाएं क्या है। मैं एक आधा आपको उदाहरण दे दूं। हो सकता है आपसे परीक्षक ये भी पूछ ले कि निम्न में से कौन सी बात या कौन से प्रावधान मूलभूत संरचना में है या नहीं है। तो 6-7 प्रावधान मैं आपको बता रहा, वे आप जरूर ध्यान रखें। नंबर 1, संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक में नोट कर लिया करो, संसदात्मक शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था नंबर 1। नंबर 2, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। दूसरी लिखता हूं मैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था नोट करते रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 3, पंथ निरपेक्ष। नंबर 4, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। नंबर 5, विधि का शासन। विधि का शासन। क्या लिखा है मैंने? विधि का शासन। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये मैंने 5-6 बातें लिखी हैं जिन्हें हमें मूलभूत संरचना या मूलभूत ढांचा कह सकते हैं। नंबर 1, संसदात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, पंथ निरपेक्ष, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत, और एक और लिख दीजिए लोकतंत्र। लोकतंत्र। ये कुछ उदाहरण दिए मैंने जो आधारभूत संरचनाएं हैं। अगर इनमें से अगर किसी को आपका संशोधन प्रभावित करता है तो न्यायपालिका उसको रिव्यू कर सकती है और उसे शून्य घोषित कर सकती है। क्लियर? अब साहब द्वंद्व छिड़ गया, और द्वंद्व किस तरीके से छिड़ा उसको मैं बताता हूं आपको। अब क्या हुआ कि मैंने बताया था अभी आपको कि एमएन सीकरी साहब, कौन? एमएन सीकरी साहब, यानी ये सीकरी साहब हैं। निर्णय आया 24 अप्रैल को, और 25 अप्रैल 1973 को इनकी सेवानिवृत्ति हो गई, यानी रिटायर हो गई। अब नए चीफ जस्टिस का हमें चुनाव करना है। किसका चुनाव करना है? नए चीफ जस्टिस का चुनाव करना था। तो दोस्तों यहां सरकार इतनी नाराज हो गई कि अब तक की जो परंपरा रही है कि जो मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे उसमें वरिष्ठता का पालन किया जाएगा। वरिष्ठता कि जो वरिष्ठ होगा न्यायाधीशों में उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया दोस्तों यहां कि देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर पे है JS सेलेट साहब, 1 नंबर पे। 2 नंबर की हम बात करें KS हेगड़े, ये 2 नंबर पे थे। 3 नंबर की हम बात करें AN ग्रोवर साहब, और 4 नंबर पे थे अजीत नाथ रे। समझने का प्रयास करना। यानी जो सीकरी साहब
सीकरी साहब का जैसे ही रिटायर हुआ तो सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश थे उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। तो सबसे वरिष्ठतम जो न्यायाधीश थे J.S. सेलेट साहब नंबर 2 पे, K.S. हेगड़े नंबर 3 पर, A.N. ग्रोवर साहब और नंबर 4 पर अजीत नाथ रे। तो क्या हुआ कि ये जो 3 न्यायाधीश हैं, मैंने आपको बताया था कि जो निर्णय आया वे 7-6 से आया। ये तीनों के तीनों 7 में शामिल थे और अजीत नाथ रे 6 में शामिल थे। और ये निर्णय आया, इसने सरकार को भान दिया, सरकार नाराज हो गई, तो इस नाराजगी को जाहिर किया मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। यानी 7 में से 3 जो सीनियर थे, वरिष्ठतम, उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, वरिष्ठता का उल्लंघन किया और वरिष्ठता का उल्लंघन करके अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया। आपने पढ़ा होगा कि पहली बार वरिष्ठता का उल्लंघन करके सरकार ने जो नंबर 4 पे थे अजीत नाथ रे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसी फैसले से नाराज थे 3 जो 7 में थे और 6 में एक था कौन? अजीत नाथ रे, इसलिए नहीं बनाया। अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही सरकार के पक्ष वाला आदमी मुख्य न्यायाधीश बना तो सरकार ने केशवानंद भारती मामले का रीओपन करवाया, पुनः शुरू करवाने का प्रयास किया। लेकिन जो मुंबई के नानी पालकी वाला साहब है, उन्होंने कहा नहीं, जो मामला एक बार खत्म हो गया, इतना बड़ा निर्णय आ गया, उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो सरकार की मंशा थी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को रीओपन किया जाए। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको यहां बताई है, एक बार फिर रिपीट कर दूं। फैसला आया, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया व शक्ति दोनों का उल्लेख करता है। इसके बिल्कुल अपोजिट फैसला आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। ठीक है। नंबर 2, 24वां संशोधन बिल्कुल सही है। नंबर 3, संसद संविधान के किसी भी भाग में किसी भी उसमें संशोधन कर सकती है, चाहे मूल अधिकार हो चाहे प्रस्तावना। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये बात सबसे पहले किस मामले में आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया। क्लियर? किंतु संसद संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूलभूत ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकते, और अगर मूलभूत ढांचा प्रभावित हुआ है तो उसे न्यायालय क्या करेगा? शून्य घोषित कर देगा। इस किंतु ने समस्या पैदा कर दी। पूछा कि मूलभूत संरचना क्या है? मूलभूत संरचना का कहीं संविधान में उल्लेख नहीं है। तो कोर्ट ने कहा ये हम तय करेंगे, समय आता जाएगा, हम तय करते जाएंगे कौन कौन सी मूलभूत संरचनाएं हैं। मैंने मोटा मोटा उदाहरण दिया है कि ये मूलभूत संरचनाएं हैं। अब क्या हुआ? सरकार नाराज हुई। सीकरी साहब का अगले दिन 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया, और इसमें एक बात और कही गई थी जो कि मैंने आपको 9वीं अनुसूची में बताया था। इसमें एक बात ये और कही गई, 9वीं अनुसूची में उन कानूनों को शामिल किया जाता है जिन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इस वाद में कोर्ट ने यह कहा था कि आज के बाद 24 अप्रैल 25 नहीं 24 अप्रैल के बाद जो भी कोई कानून शामिल करेंगे, अगर वे विधि के अनुसार नहीं है तो उन्हें चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय ने शून्य घोषित कर सकता है। सरकार इन सब बातों से नाराज हुई, और साथ में जो 3 J.S. सेलेट साहब, K.S. हेगड़े, A.N. ग्रोवर, ये वरिष्ठतम थे लेकिन 7 में थे, इसलिए इनकी न्यायाधीश नहीं बनाया मुख्य न्यायाधीश। जो 6 में एक थे अजीत नाथ रे, उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया। तो दोस्तों, केशवानंद भारतीवाद इतिहास में मूल एक मील का पत्थर साबित हुआ। हाँ ठीक है, केशवानंद भारती इसमें विजय प्राप्त नहीं कर पाए, बाजी जीत नहीं सके, लेकिन दोस्तों इस केस के बाद बहुत बड़े बाजीगर बन गए। यानी न्यायपालिका का और संसद के बीच में जो द्वंद्व चला आ रहा था, 23 साल बाद वे द्वंद्व समाप्त हुआ। स्पष्ट रूप से निर्णय आया दोस्तों, और यह कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, केशवानंद भारती बाजीगर बन गए, और इन्हें इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, हमेशा याद किया जाएगा। ये केवल भूमि सुधार संबंधित निर्णय नहीं था, एक ही वाद में बहुत से निर्णयों को शामिल किया गया। 68 दिन लगातार इसमें कार्यवाही चली, 703 पृष्ठों पर यह फैसला आया था। दोस्तों, केशवानंद भारती वाद को ढंग से पढ़ लेना तो आपके पास में अनुसूची वाला वाद नंबर 1 में वे पहुंचा दिया है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला पहुंचा दिया है, 24वां संविधान संशोधन पहुंचा दिया है, केशवानंद भारती पहुंचा दिया है। अब आपको पहुंचाऊंगा बेरुवाड़ी वाद। तो बेरुवाड़ी वाद आपके पास आ जाएगा। तो बेरुवाड़ी वाद में यह कहा जाएगा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संसद
कोई संशोधन नहीं कर सकते। उसके ठीक विपरीत यह निर्णय दिया गया था कि केशव नंदन भारती में प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो बेरुवाड़ीवाद हो रहेगा। तो बेरुवाड़ीवाद, केशव नंदन भारतीवाद, ये हमने पढ़ लिए। 24वां संविधान संशोधन, गोलकनाथ, और ये पढ़ने के बाद में अब देखो प्रस्तावना आपकी आसान हो जाएगी क्योंकि दोनों वाद हमने पढ़ लेंगे, बेरुवाड़ीवाद और पढ़ लेंगे, और तब संविधान में संशोधन वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो गोलकनाथ और केशव नंदन भारती वाला बहुत अहम रोल अदा करेगा, वे हमने पढ़ लिया। यानी ये वाद पढ़ने से आगे का जो काम है हमारा आसान हो जाएगा। मित्रों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। राइट हैंड टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें और मैं आपके साथ बना रहूंगा। फिर मिलेंगे हम लोग बेरुवाड़ीवाद के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम साहब, जय हिंद।